Welcome to the third lecture of this public policy analysis class. I hope that the first two lectures were enjoyable, though I talked a lot, but I hope it was engaging talk, not boring stuff. पहले दो lectures में काफ़ी मैंने आप लोगों से ज़्यादातर बात ही की है. अभी कोई मैंने आपको ऐसी बड़ी examples नहीं दी या किसी और stuff के थ्रू ज्ञानी हूँ कि जी ये देखें इसमें ये हो रहा है ये हो रहा है. लेकिन आई होप मैं उम्मीद रखता हूँ कि काफ़ी इंगेजिंग लेक्चर्स थे, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मेरे साथ इंटरेक्शन. क्योंकि देखें दिस इज़ अ टू वे एक्सचेंज. टीचिंग जो है वो टू वे एक्सचेंज होती है. अगर मैं इस चीज़ को आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मुझे सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ को एंजॉय करें, वो भी इस चीज़ को कहे कि हाँ मुझे भी मज़ा आ रहा है इनकी बातें सुन के, मैं कुछ सीख रहा हूँ. क्योंकि अगर इसी तरह के आपने बैठ के सुनना ही है कि यार अच्छा चलो ये अब कुछ कह ही रहा है और हमने कुछ करना ही है, तो इस तरह बिलीव मी इस तरह आप कुछ सीख नहीं सकेंगे. So try to enjoy what I say. I try my best to engage you. So hopefully it would be a good interaction all over. So the third lecture, as usual, we'll first go through some of the material that we covered in the last class, very briefly though. This is the standard operating procedure. क्या हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था, उससे थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, उससे थोड़ा सा आप लोगों से मैं उस चीज़ पे डिस्कशन करता हूँ. हमने पढ़ा मॉडर्न थ्योरी ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड लासोल्स कंट्रीब्यूशन टू इट. जो जदीद पब्लिक पॉलिसी की शुरुआत हैं जो कि पढ़ाई जाती हैं आजकल, ज़्यादातर एनालिसिस उसी पे बेस्ड होता है, ज़्यादातर एनालिसिस उसी का होता है. ये हेनरी लासोल की शुरू की हुई थी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेनरी लासोल एक प्रोपेगेंडिस्ट था. वो प्रोपेगेंडा करता था यूएस गवर्नमेंट के लिए, अमेरिकी हुकूमत के लिए दूसरी जंग अजीम के दौरान. सो देख लें आप, प्रोपेगेंडा भी एक पब्लिक पॉलिसी है. After the war he realized that there is quite a bit of difference, quite a lag between the policy and its implementation, conceptualization and implementation. कि theory अलग है, implementation अलग है, दोनों के साथ नहीं मिल रहे. From his experience he came up with the term called policy sciences. उसने कहा कि जी policy sciences होनी चाहिए, जो कि इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है, एक पॉलिसी के दरमियान, इनके दरमियान जो गैप आ रहा है, एक थ्योरी के दरमियान मतलब एक कॉन्सेप्ट के दरमियान, और फिर उसकी रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन कि दुनिया में उसको हकीकी तौर पे किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको ब्रिज किया जाए, उसको बंद किया जाए, उस वो जो दरमियान में फासला है. तो उसने कहा कि पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी साइंसेज होनी चाहिए. नाउ पॉलिसी साइंसेज, public policy is part of those policy sciences. We learned about the difference between policy analysis, policy process and policy evaluation. ये तीन जो हैं they are distinct from each other, though there is some kind of overlap, as you would have learned from a few examples that I gave in the previous lecture. But overall, when we are talking about these three, you should talk separately about them, not they are part of public policy, but they are separate. They do separate things. We went through a wonderful presentation. Yes, a podcast about bad government policy in the United States. अब ये podcast थी first of many. आपको इसमें और भी podcast सुनने के मिलेंगे, और भी conversations, और भी मुबासे जिसे कहते हैं सुनने को मिलेंगे. ऑडियो लेक्चर्स होंगे ज़्यादातर, जो कि किसी भी एक पब्लिक पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, पब्लिक पॉलिसी पे बहस करेंगे कि क्या हुआ, क्या वो सही थी, क्या वो बुरी थी, उसका आखिर में नतीजा क्या हुआ. अब आखिरी लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं सिर्फ बातें नहीं करना चाहता, दरमियान में आपको इंगेज भी रखना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप लोग एंजॉय भी करें. दैट इज़ द वे टू गो एज फार एज टीचिंग इज़ कंसर्न. कि आई गेव यू दिस पॉडकास्ट, I complimented my lecture with this podcast, जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग थी. एटलीस्ट आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर की. आई शेयर इट विद यू बिकॉज इट्स प्रिटी रिसेंट
and it's a wonderful example in how a policy can go bad. What can its effects be? There was a positive effect for some people, the consumers, but there was a bad effect. There were negative effects, spillover effects for the government and one specific industry, the airline industry. So I hope you had enjoyed this podcast. I might even ask you questions about it and similar presentations. We studied the very basics of a model, and then why we need a policy model for studying a particular area of expertise like public policy. मुझे नहीं पता कि आपने इससे पहले मॉडलिंग के बारे में कहीं सुना है, नहीं सुना है, इसको पढ़ा है, नहीं सुना. ये बजाते खुद एक फील्ड है बहुत बड़ी. It's a very vast field. How do you come up with a model? How do you conceptualize it? How do you include variables in it? Then how do you go about testing it? How do you implement it in the real world? What are the measures designed? It's a very vast field, diverse field, and in some respects it's a complicated field too, but it's a necessary one. If you have to come up with good conclusions, good analysis, sophisticated analysis, then you need to study the basics of modeling. How do you come up with a model? Now, talked about public policy and the models in public policy. Public policy, जैसा कि मैंने अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, बहुत दफ़ा आपको कहा है कि पब्लिक पॉलिसी बहुत से मज़ामीन को कवर करती है. साइकोलॉजी आगे, हेनरी लैसवेल जो था, जो कि प्रोपेगेंडा कह रहा था, वो यही कह रहा, वो प्रोपेगेंडा का एक बड़ा मकसद ये होता है कि आपके जहनी तौर पे आपको इस चीज़ को, आपके जहन में एक चीज़ डाली जाए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो दूसरा कर रहा है वो गलत कर रहे हैं. सियासी पार्टियां यही करती हैं. So in a vast field like public policy, it's a good idea to come up with a model. What it tends to do is that it tends to improve upon the previous ones because there might be something lacking in it. Remember, the world is not stale. It keeps on moving, it keeps on changing, it keeps on evolving. So we need to keep up with this evolution of things. And once you go through all this stuff, once you figure in this evolution, the change in circumstances, you will notice that we need to update ourselves. We need to update the models, and we need to include new things in the models. How about I give you a very recent example? एक मिसाल मैं आपको देता हूँ. अभी तक इस्लामाबाद में कोई अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था. Islamabad lacked a proper public transport system. So what the government did, the present government did, it has now introduced the metro project in Islamabad. Now, बाद में हम इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे, क्या इसके गुड इफेक्ट, क्या बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं. बट what I'm talking about over here is that it has introduced a new dimension in the analysis. If you are talking about Islamabad, if you are talking about its infrastructure, if you are talking about its facilities, if you are talking about the transport facilities for its residents, if you are talking about what kind of effects it will have on the financial health of people or the government. So there is a whole new dimension. ये एक बहुत बड़ा project है. यहाँ पे मेट्रो जब चला रहे हैं, जिस तरह लाहौर में चलाई गई थी, इसी तरह आप जब यहाँ पे चला रहे हैं, इसमें बहुत सी ऐसी नई चीज़ें, नई जहतें आ गई हैं जिसको हमें इससे पहले पब्लिक पॉलिसी में नहीं थी, कम से कम जब इस्लामाबाद को हम लोग कंसिडर करते थे. फिर इसी तरह आप कराची में देख लें, अब वहाँ पे एक सर्कुलर रेलवे का मंसूबा आया है, जो कि पहले सर्कुलर रेलवे वहाँ पे नहीं थी, सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही थी, जो कि काफ़ी बुरे हालात थे उसके. सो व्हाट हैपेंड इज दैट इफ वी होप, again, circular railways in Karachi is a pretty old project which keeps being delayed for several reasons. It's unfortunate, but once it is introduced, they have asked a Japanese company, in fact contracted it with a Japanese company to implement that thing, the circular railway in Karachi. It will completely add a new dimension to Karachi's infrastructure and other related things. So what we said was that when you are thinking about these things, when you are conceptualizing a model, you would notice that everything doesn't stay the same. Things tend to change. In short term,
in middle term, in mid-term, or in the long term. So you need to keep these separate. You need to conceptualize and capture all these things. If your model is a new model, it's an improvement upon the old models, then it needs to capture the realities, the present day realities that the old models might have missed. And I gave you a few examples. Hopefully this will be clear to you now. And here we go again. जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक पॉडकास्ट, एक मुकालमे से जो आपको कॉम्प्लीमेंट करता था लेक्चर को, वो आपको दिया था. इसमें आपको मैं एक आर्टिकल इस लेक्चर के साथ होगा जो कि आपने पढ़ना है. ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का आर्टिकल है, but it's a very good one. It's written by Dr. Farooq Salim. It's a recent one, and not very recent one. It's about, I think, about a year old or 1.5 year old. It's about this supposed pipeline, the proposed, I should say, the proposed pipeline between Pakistan and Iran. It was once called the IPI pipeline. Now, the reason that I have added this article to you is the same that I added the podcast in the last lecture, that I want to give you the real world examples. जैसे कि मैंने कहा कि इट्स नॉट जस्ट कि मैं आपको यहाँ पे बैठ के सिर्फ एक लेक्चर देता रहूँगा, किसी बुक से मैंने उठा के नोट्स देख ली और आके आपको वही मैं रिपीट करता जा रहा हूँ. जब तक आप हकीकी एग्जांपल्स जो कि ऑलरेडी यहाँ पे इनका नताइज जिनके देख चुके हैं या फिर जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं उनके बारे में आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको पब्लिक पॉलिसी की समझ नहीं आएगी, और उसमें कौन कौन से अवामिल जो होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं. अब मैंने आपको डॉक्टर फारूक सलीम के आर्टिकल की तरफ मैंने कहा कि ये आप पढ़ें. रीड दिस आर्टिकल. इट्स नॉट, at most it would take you 15 minutes. Hopefully you'd be able to read it and understand very easily. What it would show you is the many dimensions that are hidden behind the official proclamations. Official proclamation ज़ाहिर है तो यही थी कि जी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मंसूबे का आगाज़ हो गया, but there were other things behind it. So go read this article. You can easily Google it and just write Pipe Dreams by Dr. Farooq Salim and the article would appear to you, and read that first. Okay, now that you have read the article, hopefully you have, let's discuss a bit of it. If I ask you what you have learned, what kind of dimensions have you learned from it? What was it about? Just jot it down. Just jot it down, write it down. आप इस चीज़ को लिखें कि आपने इस आर्टिकल में क्या सीखा है, आपके सामने क्या चीज़ें आई हैं पब्लिक पॉलिसी के बारे में, क्या क्या डायमेंशन आई हैं, उसमें क्या अवामिल थे. Was it about public policy, really about public policy? Was it about people? Was it about politics? Was it about self-interest? Was it about group interest? Or was it something else? Write it down before I start discussing it. Take maybe a minute or two and write it down what you have come up with. Then I'm going to discuss a few aspects of it. Not all of it, but a few aspects of it. Hopefully you've written down a few things about this article. So let's discuss a bit about what it was about. Now, we all know that there is quite a bit of shortage of gas over here. पाकिस्तान जो अपनी ज़रूरत जितनी है गैस की उसमें से तमाम पूरी नहीं करता. ये मैं नहीं जानता, मेरे पास एक प्रिसाइज नंबर नहीं है कि कितनी पूरी करता है, लेकिन मेरे ख्याल में मुश्किल से 60 या 65% अपनी जितनी ज़रूरत है वो पाकिस्तान में उतनी गैस अवेलेबल है. नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि पाकिस्तान को या तो गैस जिस तरह गया है कि बिजली की तरह गैस की भी शॉर्टेज होती है, तो उसका एक हल ये है कि साथ ही बरादर मुल्क ईरान में गैस के काफ़ी वसी ज़खायर मौजूद हैं. So you have a shortage of gas just like electricity.
So what's the way to go about it? Since you don't have it over here, at least we haven't discovered the new reserves that will meet our requirements. The natural way to go about would be to import it to meet our requirements. So just in neighboring country Iran, they have some of the biggest gas reserves in the world. So naturally we turn towards them and ask them for importation of gas, which they agreed wholeheartedly. But then problems started surfacing. Surfacing in diplomatic sphere. The United States was vehemently opposed to this deal. Part of the reason being that they and Iran have a shared history of animosity to each other. So the US, what it does is that it sanctions those companies or those governments that do business with Iran, which is to their disliking. Anyway, despite their opposition, there was this proposed IPI pipeline. IPI meant Iran, Pakistan and India gas pipeline. Now, India was a part of it, but then it buckled under the US pressure and pulled out of it. So it was only IP gas pipeline now. It's Iran-Pakistan gas pipeline. Now, if you have read Dr. Farooq Salim's article, you'd come to realize that it was only last year, despite being many years in proposal. As things tend to happen in Pakistan, it took some time for its realization, for its opening. So what happened was that it began in last year, just before the elections. But as Dr. Farooq Salim has commented, and very rightly so, we knew about this stuff, we had discussed it before, and we thought that it won't be a possibility. But anyway, the government went ahead, but notice the timing, it was just before the election. So what Dr. Farooq Salim has did is that he analyzed this policy. This is a simple analysis, what we call the cost-benefit analysis, which we will go through. And he analyzed it and said that it's not possible, given the finances and given the reality of how things work. It won't be possible to complete this pipeline. अब सवाल ये है कि जो पिछली हुकूमत थी उसको बिल्कुल इलेक्शन से पहले ये क्यों ख्याल आया कि इसका इफ्तिताह किया जाए? आखिर इतनी जल्दी क्यों थी? दरमियान में तो तकरीबन ये मंसूबा ख़त्म हो गया था, क्या जल्दी थी आखिर में? और बिल्कुल इलेक्शन से पहले क्या? दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल कैपिटल. अभी हम बात कर रहे थे प्रोपेगेंडा की, तो पॉलिटिकल कैपिटल इससे बिल्ड किया जा रहा था, इस मंसूबे से. ये एक पब्लिक पॉलिसी थी. ना पब्लिक पॉलिसी वाज कि जी गैस हम वहाँ से दरामद करेंगे ईरान से, विच इज़ फाइन. गैस की कमी है यहाँ पे, तो गैस हमें चाहिए तो किसी भी मुल्क से ले सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है. लेकिन फिर उसके और पहलू, जिसे आप कहते हैं कि मुख्फी पहलू, आप उनको भी नज़रअंदाज न करें. अब आप जिस तरह डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने बताया कि उसकी लागत ही इतनी है कि जो दोनों ईरान और पाकिस्तान के पास नहीं है. अब सवाल ये आता है कि अगर थी नहीं तो फिर इफ्तिताह क्यों किया गया, और वो भी इलेक्शन से पहले? सादी सी बात यह है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको वो हकीकत का काफ़ी इदराक रखते हैं. हमें नहीं पता होता, हम समझते हैं वो बेवकूफ़ है, लेकिन वो इतने बेवकूफ़ नहीं है. वो काफ़ी शातिर है, काफ़ी होशियार है. चालाक नहीं कहूँगा, होशियार कहूँगा. लेकिन उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे अगर कोई अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करता है तो आवाम उसको बड़ा पसंद करते हैं. somehow they get a lot of accolades that this guy is anti-American, so this guy must be good. So what they did was that, realizing that the elections are near, they proposed to Iran that let's start this gas pipeline. The Iranian government was already waiting and said amen to it. Let's come and start the gas pipeline. So just before the elections, the gas pipeline was inaugurated. And not surprisingly, the party at that time tried to make political capital out of it for gaining votes, that despite American pressure, we have started the gas pipeline. And now people of Pakistan will benefit. And this is because of us, we are very good. Look, there was a lot of pressure on us, but we didn't care. Blah, blah, blah.
all false, sorry to say. The problem is that the financials don't stack up and the reality doesn't stack up against what they proposed. ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि लोगों को ये बावर कराया जाए कि हम जो है सिर्फ आपकी खिदमत के लिए हम किसी का भी प्रेशर बर्दाश्त कर सकते, किसी की भी मुखालफत बर्दाश्त कर सकते, बेशक वो अमेरिका ही क्यों ना हो. आखिर में उसका नतीजा क्या है? अभी तक वो गैस पाइपलाइन जो है वो शुरू ही नहीं हुई क्योंकि ना पैसे ही नहीं थे उसके लिए. देयर वर नो फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स डिडंट स्टैक अप. जब पैसा ही नहीं है गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए तो हाउ डू यू गो अबाउट इट? फिर दूसरा ये भी देखें कि जिन इलाकों से उसको गुजरना है, बलूचिस्तान के इलाकों से, वहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है. और इतनी लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए कितना टाइम दरकार होगा, सिक्योरिटी उसकी कैसी यकीनी बनाई जाएगी. These are things that everybody knew. I'm sure everybody knew, but didn't care about it because they had this one very small thing in mind, the policymakers in Pakistan, that let's start this thing before the elections. We'll probably win a lot of votes by telling people that, look, we are opposed to America and with Iran. And this is the way to go about it. A very poor choice in the end because it didn't back them many votes. And but what it did was that it really infuriated the Iranian government because they are now saying that if you didn't want to continue with this, if you didn't have the financials, then why did you ask us to come in and inaugurate this thing? This is a lesson in public policy. Foreign policy is part of public policy. As I said, that it covers many fields. देखिए इसमें अब वो ईरानियन गवर्नमेंट, दे आर राइट इन आस्किंग, अब ईरान की हुकूमत ये पूछ रही है कि अगर आपके पास पैसे थे ही नहीं तो आपने ये शुरू क्यों किया, हमें बुलाया क्यों कि जी आज ये शुरू करते हैं इस चीज़ को. नाउ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, अब जो मौजूदा हुकूमत है, दे आर राइटफुली टेलिंग देम, वो उनको सही है बताने में कि जी हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है इस चीज़ को शुरू करने के लिए. ये तो उन्होंने सिर्फ एक गिमिक किया है, एक ड्रामा करने की कोशिश की है ताकि लोगों को कुछ बताया जा सके, लेकिन उसमें कुछ है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते somehow. लेकिन दरमियान में ये हुआ कि इस पब्लिक पॉलिसी उन्होंने बनाने की कोशिश की कि ये हमारी पब्लिक पॉलिसी है, लेकिन उसमें नुकसान हमें ये हुआ कि हमारा इस मामले में ईरान से ताल्लुक हमारी हुकूमत का ख़राब हो गया. और दे आर प्रीटी अनॉयड नाउ टू से द लीस्ट. सो हियर्स अ लेसन फॉर यू in public policy, that in order to implement these kind of policies, you have to be realistic. You have to be realistic about the goals. You have to be realistic about your capacity, financial, administrative, or otherwise. Now, if whoever, I am sure there were people who had done this kind of analysis that, look, it's impossible, it's not feasible because we just don't have the finances and there are security issues too. But I am sure, as happens in many instances, and I have been a witness to it, that those who govern, they have other priorities. They have this very small self-interest. They just think about themselves or a group of them, people around them, and don't think about the country as a whole. They give a damn about it. So, not surprisingly, the end results are very bad. So hopefully it was a good lesson, good read for you, and a good lesson for you too, future public policy analyst, that how you try to go about these things and how you make sure that when you analyze a specific public policy or a specific project, then what you need to factor in all these things. Now let's go towards the models of public policy. What kind of models are we talking about? We've in the last lecture we already went through the importance of modeling, the basics of it, and now we come to the models of public policy. There are some things some issues that we need to discuss before we go on, some realities that we need to keep in mind when we are discussing the public policies, models relating to public policies. The first one is that public policy models do not give us a complete picture or a final precise tool for the success or failure of a policy. Rather, what these models gives us is a choice for best fit. The analyzer of a public policy confronted with these models has to pick the best out of the lot
in order to analyze a particular policy. जब पब्लिक पॉलिसी एनालाइज की जा रही होती है और जब एक रिसर्चर उस पब्लिक पॉलिसी को कंसिडर कर रहा होता है तो उसके सामने काफ़ी मॉडल्स पड़े होते हैं. मेरे सामने सपोज 8 मॉडल्स पड़े हुए हैं. नाउ विच वन टू पिक. ये 8 मॉडल्स हैं, इसमें से मैं कौन सा उठाऊँ, कौन सा बेस्ट फिट है, सबसे बेहतरीन कौन सा रहेगा. क्योंकि जिस तरह के मैंने अभी आपको IPI गैस पाइपलाइन की एग्जांपल दी कि इसमें और भी बहुत से अवामिल थे. देयर वर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इट, वी हैव जस्ट कवर्ड अ फ्यू, that it's difficult to gain a complete picture. What you are doing over here is that you are proposing as a public policy analyst, as a researcher, that look, among all these models, given the realities, given all the variables, this one I believe is the best fit. This one, from what the kind of analysis that we have done, what we have studied the history of the implementation of these kind of projects, I think this is the best one and we should go ahead with it. So what you are doing over here is that among the many choices of the models that are related to a public policy, you would be picking one of them and perhaps adding something of value to it when you are proposing it for a public policy implementation. So what you are not doing is that telling the public policy maker that look, there are 10 models, so why not let's go ahead with 10 models. No, you're going to be picking one of them and telling the public policy modeler or the implementer or the designer that this is what I believe as a public policy analyst that this is the best fit. Second, the general categorization of public policy models is not easy, since, as we discovered in the first lecture, policy possibilities are unlimited because of the scope of the subject. However, for the convenience of a policy analyst, these models can be divided into 8 general categories. They are as follows. अच्छा, अब इनकी देखें कैटेगराइजेशन जो है कि ये कहें कि जी ये मॉडल इस तरह के है, ये इसमें आता है, ये एक आसान काम नहीं है. जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि चूँकि ये इतनी बड़ी फील्ड है, इतनी वास्ट फील्ड है कि इसमें मैं ये कहूँ कि जी बस ये सिर्फ इस चीज़ तक महदूद है तो वो गलत होगा. तो इसलिए इनकी कैटेगराइज करना एक जनरल कैटेगराइजेशन की जा सकती है जो कि 8 कैटेगरीज हैं कि जिसमें हम पब्लिक पॉलिसी मॉडल्स को डाल सकते हैं. फर्स्ट वन, सबसे पहला, इंस्टीट्यूशनलिज्म. पॉलिसी इज डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशनल परस्पेक्टिव. Remember here that institutions have a very broad definition, but here we are to concern ourselves with a government or private institution like a government department or an NGO think tank. अच्छा, institutionalism, अब एक चीज़ देखिए कि हमारा जो एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जब हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं जो हमारे जहन में जो फ़ौरन एक खाका आता है वो आता है किसी डिपार्टमेंट का या किसी एक बिल्डिंग का, ब्रिक एंड मॉर्टर बिल्डिंग का, कि जी ये इंस्टीट्यूशन है. एक इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन इतनी लिमिटेड नहीं है. इंस्टीट्यूशन जो है, इफ आई हैव टू डिफाइन इट ब्रॉडली, इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड. इंस्टीट्यूशन इज गोइंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, गोइंग अबाउट हाउ यू डील विद और द वे दैट थिंग्स आर डन. अब suppose I'll give you a simple example. Saving. People do save. I try to save, though I'm not very successful at it, but I try to save from what I earn, and a lot of other people do. Now, saving is itself an institution. It's a behavior that a person have that comes from many things. Comes from family, comes from learning, comes from experience. In my case, it comes from family and my experience. It's a behavior which is characterized as an institution. So you can see that it's not just a building. Saving is not a building. Or investing, it's not a building. Or trusting people, for that matter. Having trust in people is also an institution. These are not buildings made out of cement and other stuff. These are just ways of going about the business of life. But over here, for the purpose of this very model
this very category of public policy models. Let us just confine ourselves to government or private institutions. Like you have the Health Ministry, you have the Finance Division, you have the Interior Ministry, you have lots and lots of ministries. Most of them doing nothing, as I have experienced. They are just wasting money. But they are institutions of the government through which it conducts its daily business. And remember that private sector, although it's not government sector, but private sector, they in themselves also represent institutions, because and a lot of times what the government does is that takes their help. It outsources its work to private sector institutions to carry on what the kind of policy that they come up with. Second one is process. This argument of facet of public policy mainly looks at policy from a political perspective. तो ये ज़्यादातर जब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं इस कैटेगरी की, तो ज़्यादातर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सियासत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि और अगेन मेक दिस डिस्टिंक्शन क्लियर. जब मैं सियासत की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं कर रहा. जो नॉन सिविलियन एक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे काफ़ी फौजी हुक्मरान भी आए हैं, तो जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उसमें भी सियासत होती है. तो अगर कोई ये कहे कि मैं सियासत नहीं कर रहा, कोई हुक्मरान ये कहे कि मैं सियासत नहीं कर रहा और मैं तो बस मैं सियासतदान नहीं हूँ, सियासतदानों तक महदूद नहीं है. हर बंदा सियासत करता है. आप अपने इर्द गिर्द देख लें, लोग सियासत में मसरूफ़ होते हैं. एक मोहल्ले में जो लोग रह रहे हैं उनकी भी कोई स्ट्रेटजी होती है, कोई सियासत होती है कि किससे ताल्लुक़ रखा जाए, किससे ना रखा जाए. सो इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव which every one of us usually goes through without realizing. The third one, rationalism. This perspective looks at policy making from a social or welfare gain. Remember, welfare means many things to various people. That is why we see so much disagreement from policy in the first place. Welfare, social gain. That's the name of the game. आजकल जब भी आप बात सुनेंगे किसी के मुंह से, कोई भी हो, अगेन कोई सियासतदान हो, सिविलियन हो, गैर सिविलियन हो, बात कहाँ पे आके ख़त्म होगी? वहाँ पे ख़त्म होगी कि हम इस मुल्क की फलाह बहबूद, जिसे आप वेलफेयर कहते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. ज़्यादातर बात इसी के बारे में है. दिस इज़ काइंड ऑफ द होली ग्रेल ऑफ गवर्नेंस अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. जब व्हेन पीपल से कि Scandinavian countries or the Western European countries are welfare states, what they are talking about is the overall welfare or the happiness of the people. So in very, I should say, restrained terms, if you, in a narrower sense, when you're talking about the welfare of the people, think about the happiness of the people. If by implementing a certain policy, you find that this particular policy of the government has resulted in people being more happy than before, they like it, then consider it in a gain on overall welfare. As I said, but yes, it's not that easy. In my previous lecture, I gave you the example of simple black and white, and there is nothing like it. So you'll probably find that some people are happy, some people are not happy, but I am talking about overall. So in this overall, there are various groups. 1 or 2 might be unhappy, but 6 or 7 might be happy. So if you have 10 groups, of which 7 are happy as a result of a particular public policy, and only 3 are unhappy, then in very restricted terms, what you would consider it is a gain in welfare. Remember, welfare means many things to many people. जैसा कि मैंने कहा कि welfare या फलाह बहबूद बहुत से लोगों के लिए बहुत से मायने रखती है. अब मेरे लिए फलाह बहबूद क्या होगी, किसी और के लिए वो फलाह बहबूद नहीं होगी.
एक शख्स जो कि इस्लामाबाद में रहता है, उसके नज़दीक फलाह बहबूद जो है उसका कोई और मतलब होगा। उसका मतलब शायद ये हो कि मेरी फलाह बहबूद में इस तरह इजाफा हो सकता है कि यहाँ पे पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद में ये बड़ा मसला है। लेकिन अब आप किसी और साइड पे चले जाएं, देहात वगैरह की साइड पे जहाँ पे एक नहर है, बह रही है, उसकी फलाह बहबूद का मसला कुछ और होगा। उसकी फलाह बहबूद का मसला ये होगा कि यहाँ पे अस्पताल नहीं है, यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे गैस नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है। सो what I am trying to say is that it means many things for many people. That is why there is so much disagreement upon what kind of particular policy to be pursued. The fourth one, incrementalism. Add something to an already existing policy instead of changing it altogether. जो पॉलिसीज चल रही हैं उसी को कंटिन्यू ऑन रखें, बजाय ये कि उसको उठा के फेंक दे कि जी नहीं वो किसी और की थी और अब मैं आया हूँ हुकूमत करने तो मैं अपनी एक पॉलिसी चलाऊंगा. दिस इज शॉर्ट साइटेडनेस. इफ यू बिलीव दैट देयर इज अ गुड पॉलिसी ओवर हियर दैट इंक्रीजेस द ओवरऑल वेलफेयर, then why not continue with it? After all, doing away with one policy and starting another one, it's costly too. And as I said that for a country like Pakistan that is always constricted for resources, and we always hear that we don't have the resources, we are short on it. It's imperative that you economize on resources. In other words, you save on costs. You come up with best ways in terms of public policy that would lead to conservation and saving of the precious resources, financial or otherwise. That incrementalism, it goes into that category, that continue on with something that is good. Group theory, policy from the point of view of particular group with the intention of a favorable outcome. अभी आपने डॉक्टर फारूक सलीम के आर्टिकल पढ़ा होगा और उसके बारे में मैंने भी कुछ बात की. अब आप देख सकते हैं कि ये एक मखसूस ग्रुप था, एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि उससे एडवांटेज हासिल करना चाहती थी और उसने कहा कि ये एक हमने पब्लिक पॉलिसी बनाई हुई है. तो ग्रुप थ्योरी इज अबाउट अ ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल दैट वांट्स टू बेनिफिट, दैट वांट्स अ फेवरेबल आउटकम बाय परस्यूइंग अ पर्टिकुलर पॉलिसी. Elite theory, from the power and gain perspective of an elite of a nation. Notice that the word elite does not necessarily imply wealthy people of a country. In general, it can be categorized as a group of people who have the power to get things done for their own good. अच्छा, अब elite की जब भी बात की जाती है, again जिस तरह के मैंने welfare की बात की, elite की जब भी बात की जाती है तो कहते हैं कि elite वो है जिसके पास पैसा बहुत है. नहीं, ज़रूरी नहीं है. नॉट नेसेसरी. जहाँ पे एलिट की बात की जाती है तो वहाँ पे थिंक इन टर्म्स ऑफ दोज हु हैव अ से, हु हैव द पावर टू गेट थिंग्स डन, टू हैव अ से ऑन द पर्टिकुलर कोर्स ऑफ अ पॉलिसी or to get a policy implemented. Those are elites. It's not, yes, wealthy may be elites, very wealthy people may be part of the elite of a nation. I'm not saying that they are not part of it, but just to restrict our definition of elite to very wealthy people, it's a bit short-sightedness. Elite are not necessarily the wealthy people, they are the ones who wield power in decision making. The next one, public choice theory. This one belongs mainly to economics. We had a lot of it during our course of studies, the public choice theory. Pretty interesting one. We'll go through some examples of it later on. It's about individuals or groups who make decisions and act on the basis of self-interest. अगेन यहाँ पे बात आ गई सेल्फ इंटरेस्ट की. अगेन जिस तरह की हमने पढ़ा कि ग्रुप थ्योरी में ये देखें, यहाँ पे भी एक ओवरलैप आ रहा है कि यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट की बात आ गई कि मैं मौका देख रहा हूँ कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरा क्या इसमें इंटरेस्ट है, मैं हूँ या मैं जिस ग्रुप का बंदा हूँ,
वो अपने जो हालात है उनको किस तरह किसी पब्लिक पॉलिसी के थ्रू संवार सकता है। दूसरों को जो मर्जी हो उसकी फिक्र ना करें, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है या मेरे ग्रुप के साथ हो रहा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगेन। मैं आपको साथ साथ मिसालें इसलिए दे रहा हूँ ताकि थोड़ी ये चीज़ आपको वाजे होते जाए। यूनियंस आपने देखी होंगी कि बहुत सारी यूनियंस हैं। अब यूनियंस जो होती हैं कि वो किसी ओवरऑल वेलफेयर के लिए नहीं होती। यूनियंस जो होती हैं वो सिर्फ जो एक उनका तबका है जो कि यूनियन के लोग हैं, ये उनकी वेलफेयर के लिए, उनके गेन के लिए बनाई गई होती हैं कि उनकी अच्छाई के लिए वो अपने हालात कैसे बेहतर बना सकते हैं। एंड अगेन रिमेंबर कि यूनियन ये नहीं है कि सारे जितने भी मजदूर हैं वो यूनियन का पार्ट होते हैं। नो, यूनियन भी एक रिस्ट्रिक्टेड क्लब है कि जिसमें हर बंदा ज्वाइन नहीं करता, और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो जब एक कलेक्टिव एक्शन पे आते हैं, वो जब सारे मिलके एक बात करते हैं या एहतजाज करते हैं या कोई डिमांड करते हैं, तो वो उनकी अपनी अच्छाई के लिए यूजली होती है। उसमें उनका ही अपना कोई मकसद होता है। नॉर्मली कभी ऐसा नहीं होता। ठीक है, यू कम अप विद यूनियंस हु ऑलवेज आस्क फॉर रेज इन वेजेस ऑफ ओवरऑल वेलफेयर फॉर पीपल, हेल्थ स्कीम्स एंड this and that, but normally what you'd see in those groups is that they are acting on self-interest, on the basis of self-interest, but it's not their intention really to talk about the overall welfare of the people, to talk about the overall gain of the people. It's about themselves, it's about their intentions. Then we have the game theory. I think it's the last one. It's more about strategies in anticipation of what competitors do or come up with. Before we go on discussing the game theory, which we will later on, most probably in the next lecture, game theory, it's about strategy. It's about a competitive strategy. देखिए, हम सब जो है ना, जितने भी लोग हैं, चाहे ग्रुप हो चाहे अपने लिए हो, हमारी कोई ना कोई स्ट्रेटजी होती है, हमारा एक तरीकाकार होता है। हम देखते हैं कि हालात जिस तरह के हैं, जिस तरह के मौके, जिस तरह की मुश्किलात हम लोगों के सामने हैं, तो उसमें हमारे कुछ तरीकाकार होते हैं, हमारे सामने कुछ चॉइसेस होती हैं कि क्या करना चाहिए। अगर उन सारी चॉइसेस को हम कंसिडर करें, अगर उन सारे मौक़ों को हम कंसिडर करें और देखें कि अच्छा, अगर मैं ये काम करता हूँ, उसके साथ मिल के करता हूँ, या उसके साथ मिल के नहीं खुद करता हूँ, तो उसका मुतवक्किल नतीजे क्या हो सकता है। दिस इज गेम थ्योरी. व्हाट यू आर डूइंग इज practicing game theory. Game theory is all about strategy. When we discuss game theory later on in detail, I'll take you through some concepts like oligopoly. Game theory is a part of oligopoly in economics, about strategy, about how it began. Oscar Morgenstern and another person, John von Neumann. John von Neumann later won the Nobel Prize for his game theory. So they came up with this game theory about strategizing. Then it was used later on. It was used extensively, even to the extent that it was used as a nuclear deterrent, as a study of nuclear deterrent by both the United States and USSR during the Cold War. It's a very interesting one. One of the game theorists later won another Nobel Prize because he, through game theory, he came up with some conclusions regarding the use of United States nuclear weapons. It later proved to be true. So he was awarded a Nobel Prize. For the moment, just think about game theory in terms of strategy. क्या strategy है आपकी? जिस तरह के हालात आपके सामने हैं, आपके सामने कोई अपोजर है, कंपेटिटर है, आप मिसाल के तौर पे, मतलब बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैंने कंपेटिटर की मिसाल दी कि उसकी स्ट्रैटेजी आपकी क्या होना चाहिए कि इसके साथ मिलके एक चीज़ परस्यू की जाए या ख़ुद से परस्यू की जाए, वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ, इसमें मेरा ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये एक गेम थ्योरी का पार्ट है. यू आर स्ट्रेटेजाइजिंग ऑन समथिंग. अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन
थोड़ी बहुत मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन लेट्स गो टूवर्ड्स अ फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ these models and what they tend to convey, what they tend to say, what their implication is. First one is institutionalism. Think about the government. Where does it derive its authority from? How does it run its affairs, and how does it implement it? Think about the exercise. Think about the constitution, the courts, or any other laws that authorities use in exercising their powers. These all give legitimacy to the government to design and implement a policy. In other words, any government policy normally has a legal backing. जब आप इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ जो मद्देनज़र रखनी पड़ती है वो यह कि हुकूमत के पास इख्तियार है. हुकूमत अच्छी है बुरी है ये अलग बात है, लेकिन उसके पास इख्तियार है. उसके पास एक कानूनी इख्तियार है कि जो वो अपना पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाहती है उसका इख्तियार उसके पास है कि उसको वो इम्प्लीमेंट करे. This is the basis. You have to think of it in terms of that. Yes, a government, good or bad, doesn't matter, but it does have the constitutional authority, the legal authority, which it derives from various sources, courts. Basically, a democratic government derives its authority from the constitution and from court decisions, from law and other stuff. So it has a legal backing. A government policy is a government policy whether anybody likes it or not. If it is in power, does not matter how it gets it, डंडे के जोर पे या वोटों के जोर पे, it has the right to do it. And how does government implement its policy? Through various institutions that run under its ambit. चलें, अब हुकूमत के पास ये इख्तियार तो आ गया, उनके पास एक लीगल बैकिंग है, उनके पास ये हक है कि हाँ जी हमने अगर पॉलिसी एक इम्प्लीमेंट करनी है तो हमारे पास ये इख्तियार है, कानूनी इख्तियार है. उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन का फेज़, और वो किसके थ्रू की जाती है? इम्प्लीमेंट की जाती है गवर्नमेंट ने जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसीलिए कायम किए जाते हैं, इसीलिए रखे जाते हैं कि हुकूमत अगर एक पॉलिसी लागू करना चाहती है तो इन इदारों के थ्रू करती है. अब मसलन सिक्योरिटी पॉलिसी आप देख लें, वो किसके थ्रू होती है? वो होती है आर्म फोर्सेस के थ्रू, और एक बहुत बड़ा वजारत दाखिला रखा हुआ है जिसमें पुलिस है, रेंजर्स हैं और इस तरह के पैरामिलिट्री ट्रूप्स हैं जो कि उस पॉलिसी को हुकूमत की इम्प्लीमेंट करते हैं. In Pakistan, there are two major tiers of institutions that run under the governments, federal and provincial. Normally, the federal government and its institutions have been the dominant ones in making and implementing policies. But with the passage of 18th Amendment, the provinces and their institutions have gained a more stronger footing. पाकिस्तान की तारीख अगर उठा के देखें तो उसमें ये चीज़ काफ़ी हद तक सामने आ जाएगी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है या वफाकी हुकूमत है उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है तमाम चीज़ों पे, तमाम पॉलिसीज़ पे. काफ़ी अरसे से सूबों की एक शिकायत थी कि हमें अपनी हुकूमतें जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने का हक नहीं मिल रहा. रिसोर्सेज जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं जो कि हमारे होने चाहिए. जितना रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट कमाता है उसमें ज़्यादातर हिस्सा प्रोविंसेस का है. बहुत अरसे से एक डिबेट चल रही थी. आफ्टर द पैसेज ऑफ द 18th अमेंडमेंट, 18वीं तरमीम जो पास हुई है, उसके बाद काफ़ी हद तक इख्तियारात जो हैं वो सूबों को मुंतकिल हो गए हैं. आपने शायद पढ़ा हो शायद ना पढ़ा हो कि बहुत सी मिनिस्ट्रीज वो जो हैं वो सूबों को मुंतकिल कर दी गई हैं. उनके पास ये इख्तियार आ गया है कि इन मिनिस्ट्रीज़ को, इन डिविजन्स को टू रन दम, उनको इस्तेमाल किया जाए, उनसे काम लिया जाए. ये इख्तियार अब सूबों के पास आ गया जो पहले वफाक के पास था. सो notice another thing over here is that I said that things do not remain the same. Now, models that had been developed before the 18th Amendment, it's not necessary. They might have been very good models, but now there is another variable, there is another change in circumstances in that after the passage of 18th Amendment, a lot of the rights to govern, to go about things, to implement a specific policy, they have gone to the provinces. So there is this new element which we need to factor in, if we have to analyze the policy, if we have to come up with a good model. Second one, process. Policy making is a political process. By the word political, the exclusivity of policy to politician is not implied, as I said before.
It's not just about politicians. Rather, by a political process, we mean a kind of consultative process that involves decision maker, governments, and the participants of the rest of the society, like organizations. You have think tanks, you have non-governmental organizations, you have non-profit organizations, in lieu of designing, implementing, and carrying out a policy. The government's role in this kind of model largely owes to the fact that the government resources are unlimited as compared to the private sector or the non-government sector. Again वही बात है कि देखें हमने पता है कि एक हुकूमत जो होती है उसका बड़ा मकसद क्या होता है. एक हुकूमत जो इक़्तिदार में आती है उसका एक बड़ा मकसद ये होता है कि अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शे कि ये मज़ीद तूल अगला जब इलेक्शन हो तब भी हम कामयाब हो. ज़ाहिर है इसमें जैसा कि मैंने आपको IPI गैस पाइपलाइन की मिसाल दी कि वो एक सियासी अरबा था ज़्यादा, उसकी कोई असल में जब आप देखते हैं उस चीज़ को एनालाइज करते हैं तो उसकी कोई वो बनती नहीं थी, हकीकत बनती नहीं थी, ना बनती हुई नज़र आ रही होती, लेकिन फिर भी they went ahead with it. What is happening over here in this case, what I want to say is that when you study the history of policy implementation in Pakistan, you'd find that governments have been pretty inefficient over time. हुकूमतें कोई इतनी कामयाब हुकूमतें नहीं रही जहाँ पे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है या कि कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है या उसके क्या ओवरऑल नतीजे निकले, जो कि ज़्यादातर बुरा ही थे, ज़्यादातर नेगेटिव ही थे, उसमें काफ़ी रिसोर्सेज ज़ाया भी हुए. Then why persist with the government? Why not with the private sector? उनको आगे लाना चाहिए. अगर हुकूमतें इतनी ही नाकाम है तो फिर क्यों हुकूमत से ये काम करवाया जाए, कोई और क्यों ना आए. अब कोई और में जो सिविल सोसाइटी आ गई, प्राइवेट सेक्टर की मैंने बात की, NGOs आ गई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, they are all already part of the working and implementation of policy making, but remember they have a they still have a very low profile as far as things in Pakistan go. And the reason that I just discussed it, that they don't have the powers, they don't have the kind of legitimacy that the governments federal or the provincial have. Now मिसाल आपको उसकी सबसे बड़ी देता हूँ कि हुकूमतों के पास जो कि अगर सूबाई हो या वफाकी हुकूमत हो, उनके पास एक बड़ा इख्तियार होता है कि वो आप पे टैक्स लागू कर सकते हैं, आप पे और मुझ पे, विदाउट इवन आस्किंग मी. दे डोंट आस्क एनीबॉडी. जाहिर है प्राइवेट सेक्टर के पास जो होता है वो ये इख्तियार नहीं होता कि वो लोगों पे टैक्स लागू करे, ये इख्तियार सिर्फ हुकूमत के पास होता है. The end result is that we know that the government's resources in this case, they are much wider, they are much more than the private sector resources. Private sector is very much constrained for resources. It cannot tax people to gather more resources, but the government can. It can, for example, it can increase the petroleum levy. जो कि पेट्रोल पर टैक्स लगाया जाता है, उस पर कम से कम 5 मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगाए जाते हैं, इसीलिए इतना महंगा है. वरना इंटरनेशनल मार्केट से जब पेट्रोल दरामद किया जाता है, ये भी आपको बता दूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 35 रुपये में पड़ता है पर लीटर, लेकिन इतने टैक्स उस पर लगाए जाते हैं कि आखिर में उसकी कीमत जो है वो 100 रुपये से ऊपर ही हो जाती है. एनीवे हुकूमत के इख्तियार, हुकूमत ये कर सकती है, उसके पास ये ताकत है, कानूनी ताकत है उसके पास, कानूनी इख्तियार है उसके पास कि वो टैक्स लगा सकते हैं. ये प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं है. सो दैट्स वाई गवर्नमेंट्स रोल, like it or not, it's important. It will be part of the things, despite it being inefficient and corrupt. At the conceptual level, all the actors mentioned above are involved. But when it comes to final implementation, it is the respective governments that take the lead. This is where the legitimacy of a policy comes in, the approval of a cabinet or its chief executive, prime minister in Pakistan's case, in case it's democracy, gives it authority. After implementation, other aspects like monitoring and evaluation, M&E, comes into play, that is carried out by the government or a non-government entity. चले बात तो यहाँ पे कंसेप्चुअल तक आ गई कि जी यहाँ पे एक चीज़ हमने कंसीव की है, हमने सोचा है कि एक पॉलिसी इस तरह की होगी. अब उसमें गवर्नमेंट ये कर सकती है, जाहिर है उसकी अपनी मंशा, उसकी अपनी मर्जी पे होता है कि एक पॉलिसी हमने जब इम्प्लीमेंट करनी है तो उसमें क्या किसी से मशवरा लिया जाए या ना लिया जाए. आजकल दिस इज़ अ फैशन, दिस इज़ standard operating procedure that they consult various people, various groups in the society that are non-government. This could mean civil society, this could mean
private organizations who have experience in a specific field. There are quite a few in education and health sector, and it means that the government consults them before implementing a policy, before designing a policy. It's another matter that in the end a lot of their proposals they just get sidestepped, and government ends up doing what it wants to do. But anyway, at the conceptual level, the private sector is part of that conceptual designing of a policy. So what the government does is it consults the private sector in this case. Now, but when it comes to implementation, as I said, only the government has the resources, the departments that it has to carry out this policy. प्राइवेट सेक्टर जो है उसके पास कोई डिविजन्स नहीं है, कोई मिनिस्ट्रियाँ नहीं है, ना उनके पास ये इख्तियार है कि उसको क्रिएट करे, ना उनके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो उसको क्रिएट कर सके. ये सिर्फ हुकूमत के पास ये इख्तियार है, ये सिर्फ हुकूमत की ही वसाइल हैं जिसमें ये इतने सारे अनगिनत डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज वगैरह चल सकती हैं. प्राइवेट सेक्टर के पास इतने वसाइल नहीं है. सो when it comes to implementation, when it comes to monitoring a specific project, the implementation of a specific project and the evaluation of a specific project, it is the government that will have to do it. So like it or not, government is part of your life. Whether you want it to get out of your lives or not, it will be there. So I guess get used to it. Yeah. Rationalism. Policy for maximum welfare gain. First consider the term rationalism. What does it mean to be rational? अच्छा, rational का क्या मतलब होता है? This is talked a lot about rationalism. Philosophy में इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है. Rational man. Economics में models हैं rationality के, rational behavior के models हैं. So what exactly do we mean by somebody being rational and not being irrational? What, in short, this is what I understood from all those readings, is that in short what rationalism means is that you and I are expected to make logical, good decisions, keeping in mind the previous histories of those decisions. So in other words, if I have to put it a bit technically, it's that on average a rational person would come out with a good decision compared to the previous ones. So rationality, being a rational man, अगर किसी को कहा जाए कि जी ये रैशनल है या रैशनल तरीके से डिसीजन करो, तो बात उसमें आ जाती है मंतक की, और ये कि पहले जो इससे पहले हमने फैसले किए हैं उससे बेहतर अब फैसले करें. जब आप रैशनैलिटी कंसिडर करते हैं तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखें. अच्छा, वेलफेयर मीन्स मैनी थिंग्स टू मैनी पीपल. वी हैव गॉन थ्रू दिस. सो देयर आर कंपीटिंग नैरेटिव्स. जनरली दो it's about the social gain of a society from a particular perspective like education, health, sanitation, clean water supply, etc. And improvement in these indicators means an improvement in overall welfare. यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले मिसाल दी कि वेलफेयर या फलाह बहबूद का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ होगा. एक बंदा जो शहर में रह रहा होगा उसके लिए एक चीज़ मुख्तलिफ होगी, उसके लिए फलाह बहबूद जो है वो किसी और चीज़ में होगी ज़्यादा. वो कहेगा कि ये चीज़ हो जाए तो ये फलाह बहबूद है. लेकिन जो शहरों से दूर रह रहा होगा, देहात में रह रहा होगा, गाँव में रह रहा होगा, उसके लिए फलाह बहबूद जो है वो कुछ और होगी. उसके ख्याल में फलाह बहबूद अगर इस तरह का एक काम हो जाए तो ये फलाह बहबूद है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मेरे ख्याल में तकरीबन सब ही मुत्तफिक हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए. उन चीज़ों में क्या है? तालीम, सेहत, साफ पीने का पानी, गैस की फराहमी, बिजली की फराहमी, रोड्स, मार्केट्स और नौकरियां. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मेरे ख्याल में इसमें कोई वो दो आरा नहीं होंगी कि जो शहर में रह रहा है या जो शहर से बाहर रह रहा है कि वो कहेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है. मेरे ख्याल में सभी इस पे एग्री करेंगे, सभी इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि हाँ जी ये
क्राइटेरिया जो है, ये चीज़ें जो हैं ये होनी चाहिए, इन पे पैसे खर्च होने चाहिए, तभी इससे हालात में बेहतरी आएगी। तो ये फलाह बहबूद के कुछ इंडिकेटर्स हैं कि जो कहते हैं कि अगर ये बेहतर हो गए तो इसका मतलब है कि फलाह बहबूद अच्छी होगी। The criteria here, unlike many other indicators, revolves around unobserved quantifiable gains to, for example, educating a child or improving the child's health may cost the government a specific amount, but the gains are more than the cost to the government. अच्छा, अब ये देखेंगे, इसमें मैंने इसमें एक नई टर्म आई है, क्वान्टिफाइबल गेन्स। अब आपको पता है कि एक चीज़ आपने खरीदनी है जो कि आपको 100 रुपये की पड़ेगी, तो आपको पता है कि मैंने 100 रुपये खर्च करके खरीदनी है। लेकिन जब बड़ी पॉलिसीज़ की बात आती है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि अनऑब्जर्वेबल होती हैं, वो आप पैसे में नहीं, उसका मेयार जो है वो पैसे में नहीं रख सकते, उसको पैसे में उसको नहीं तोल सकते। अब मैंने आपको एक बात ये बताई, इसमें मैंने आपको एक ये मिसाल दी कि एक बच्चे को एजुकेट करना जो है, अब सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत ने जो है 10,000 रुपये बच्चे पे लगा दिया या 1 लाख रुपए स्कूल के कायम करने पे लगा दिया। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि अनऑब्जर्वेबल हैं, जो कि आप पैसे में नहीं मेजर कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये देखो ये पैसे इतने, ये पैसे के मुताबिक है। अब जो एक पढ़ा लिखा बच्चा होता है उसके लिए मिसाल के तौर पर अनपढ़ बच्चे के मुकाबले में नौकरी ढूंढना ज़रा आसान काम होता है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है नौकरी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि पाकिस्तान में एक कहीं भी हो, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कहीं भी हो, एक पढ़ा लिखा बंदा जो है उसके लिए नौकरी ढूंढना या मौके ढूंढना जो है वो ज़रा निस्बतन आसान है, और उन मौक़ों का फ़ायदा उठाना जो है वो निस्बतन आसान है बजाय इसके कि एक बिल्कुल अनपढ़ बंदा हो। आजकल आप कोई भी इश्तिहार देख लें नौकरी का, तो वो क्या कहेंगे, कम अज़ कम एहलियत होती है मैट्रिक या FA पास, तो जिसने नहीं किया वो उस बेचारे के लिए तो बड़ी मुश्किल है। अब हुकूमत की पॉलिसी अगर यह है कि वो खर्चा कर रही है एक गांव में स्कूल बनाने के लिए जहाँ पे पहले से स्कूल है नहीं, और वो बच्चा पढ़ लिख जाता है, मैट्रिक कर लिया FA कर लिया, तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है बजाय इसके कि उसने बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है नौकरी तलाश करना। ना अब ये चीज़ें जब वो नौकरी तलाश कर लेता है, वो कमा रहा है, वो अपने साथ घर वालों को भी जो है उसको सपोर्ट कर रहा है, ये चीज़ें जो है हम कैप्चर नहीं करते। इस पर कोई हम उसकी खुशहाली पे या उसके सुकून पे, ज़हनी इत्मीनान पे, नौकरी मिलने के बाद उस पर हम कोई वो नहीं लगा सकते कि जी ये इसको इतने 10 लाख रुपए का ज़हनी इत्मीनान हुआ है, इसको दिली सुकून नसीब हुआ है, या फिर उसकी जो ख़ानदान है वो इतना खुश है, उसकी खुशी जो है तकरीबन 5 लाख रुपए के बराबर है। नहीं, तो दीज आर सम अनऑब्जर्व्ड, जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, दीज आर अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स, एंड वी विल सी क्वाइट अ फ्यू। आई जस्ट गेव यू I went through a few examples. One, we went through podcast, then we went through another article. उसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ unobserved variables थे, आपने शायद महसूस किया हो पढ़ने के बाद कि जो चीज़ डिस्कस नहीं की उन पे हम कोई कीमत नहीं लगा सकते। मैंने आपको मिसाल दी कि जो ताल्लुकात थे दो ममालिक, ईरान और पाकिस्तान, उनके दरमियान में थोड़ी सी तलखी आ गई, थोड़ी सी डिफरेंसेस पैदा हो गए। अब इसको आप पैसों में नहीं लगा सकते कि ये जो आपस में ताल्लुकात खराब हुए 1 करोड़ रुपए के बराबर खराब हुए, नहीं। दीज आर अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स, एंड when somebody is implementing a particular public policy, these kind of things tend to happen. We will go through many examples, and I'm sure that you'd see that this indeed is the case. The critical aspect in designing policy based on rationalism for maximum social gain is that the gains, monetary plus non-monetary, should be more than the cost of implementing to the implementing actor, government or non-government. Again वही बात आ गई कि rationalism पे जो policies based होती हैं they are geared towards maximum social gain, and the gains should be monetary plus non-monetary. Non-monetary ones that I just said are unobservable. When talking about maximum social gain, consider the target population. Who will be affected positively or negatively? What will be the overall benefits to the people? Technically, a trade-off is involved. Now, remember, trade-off is a term from economics. It means that, okay, once you are implementing a policy, there are certain, let me put it very simply. There are certain things, there are certain choices that everyone faces. So there is a trade-off. If you want to pursue a particular choice, the trade-off is that you're leaving the other ones. The ones that you have left
those are part of the trade-off. You've taken a particular route, you've taken a particular choice, but the other ones you haven't taken. That's a trade-off. So when talking about maximum social gain, consider the target population. आपने ये consider करना है कि किसके लिए आप ये policy implement कर रहे हैं. Who do you want to benefit? What kind of benefit do you want to accrue to them? And in doing so, you'd probably come across many examples, and it does happen that there are trade-offs. What kind of trade-offs are they? We'll see in the future. We'll see with future examples. Example of policies where non-monetary benefits are the outcomes. Immunization policy relates to health. Educating a population, preparation of an educated workforce. मैंने आपको मिसाल दी कि पढ़ा लिखा बंदा जो है उसके लिए नौकरी ढूंढना या मौक़ों का फ़ायदा उठाना वो निस्बतन आसान है. जो अगर आप उसको देखें इस तनाजुर में कि जो अनपढ़ एक बंदा है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है. अब सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में ही नौकरी जो पढ़ा लिखा बंदा है वो बाहर भी जा सकता है. जिस तरह हमारे काफ़ी लोग जो हैं वो बाहर काम कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं. तो हमेशा उनको ज़रूरत होती है एक टेक्निकली क्वालिफाइड वर्कफोर्स की. रूरल एरिया इलेक्ट्रिफिकेशन, देहात वगैरह में बिजली जहाँ पे नहीं है, ये एक हुकूमत का प्रोग्राम है, काफ़ी अर्से से चल रहा है. देखें जहाँ पे बिजली नहीं होगी वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होगी, जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होगी वहाँ पे कम मौके होंगे रोज़गार के. तो जहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी वहाँ पे रोज़गार के मौके भी होंगे, और इंडस्ट्री उस वक्त लगेगी जब बिजली होगी. दैट्स साइड, जैसे कि मैंने कहा अनक्वांटिफाइबल इफेक्ट्स जो होते हैं ना, ये वो हैं. स्पेशल एजुकेशन फॉर मदर्स टू बी, ख़वातीन के लिए एजुकेशन बच्चों के मामलात में. रिड्यूस एन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, जो बच्चा पैदाइश के बाद फौत होने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं. The availability of information lets people know who to contact when they are faced with a problem. जब आपके पास ये पता ना हो कि अगर कोई मसला होता है तो किसको कहना है, हुकूमत का कौन सा डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना है, तो वो एक खुद से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इसलिए क्योंकि आप फिरते रहेंगे, टाइम आपका ज़ाया होगा कि क्या करना है, किसको कहें, किससे कांटेक्ट करें, कोई है. तो अगर उस ख्वारी से बचना है, अगर टाइम नहीं ज़ाया करना, अगर ख़र्चा बचाना है, तो जो चीज़ इसमें बहुत मददगार साबित हो सकती है वो ये कि लोगों को पता हो, हुकूमत ख़ुद बताए लोगों को कि अगर आपको इस किस्म का मसला है तो किसको बताना है और किससे कांटेक्ट करना है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंक्रीमेंटलिज्म. Why implement a new policy when an old one is doing fine? Politics and self-interest. अगर एक पॉलिसी चल रही है साबका हुकूमत की जो चल गई है वो अच्छी है, उससे लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच रहा है, तो क्यों सिर्फ उसको इसलिए मुनक़ता किया जाए, क्यों उसको सिर्फ इसलिए ख़त्म किया जाए कि जी वो किसी और की पॉलिसी थी जो हमारे मुखालिफ है, इसलिए हम उसको ख़त्म कर रहे हैं. थिंक अबाउट ओवरऑल गेन्स टू द पीपल. जस्ट डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ इंटरेस्ट और व्हाट you want to do. Think about what it is doing to the population. So it's not just that don't do that knee-jerk reaction that since it was the previous government's policy and we're not going to follow it. No, don't do that. Make an analysis of it. See what it is doing to the population. See what it is doing to the overall welfare of the people, and then make a decision. Again, take the example of idle policy. What was it? Why was it discontinued given that there was a consensus on it? 1980 की दिहाई में हाइडल पावर पॉलिसी बनाएगी कि जी पानी से इतनी बिजली पैदा की जाएगी, जो कि पानी पाकिस्तान में एटलीस्ट उस वक्त वाफिर मकदार में होता था. तो फिर उसको डिसकंटिन्यू क्यों किया गया, क्यों उसको ख़त्म किया गया? एक बड़ी अच्छी पॉलिसी थी. जब हम अगर किसी को तारीख पढ़ने का मौका मिला इस सिलसिले में, या फिर कुछ मिसालें जब हम देखेंगे, एक पेपर भी पढ़ेंगे पावर पॉलिसी के बारे में, तो उसमें पता चलेगा कि ये सेल्फ इंटरेस्ट की अपने छोटे छोटे फ़वाइद के लिए, अपने सिर्फ एक ग्रुप के फ़वाइद के लिए जो है उस पूरी पॉलिसी को साइड पे लगा दिया है, हालांकि बड़ी अच्छी पॉलिसी थी. At most, if there is a minor shortcoming or a flaw in it, then try to improve upon it. After all, those in power have the authority to do so. अगर उसमें कोई गलती है भी, नज़र आ रही है कि उसमें कोई शॉर्टकमिंग है, कोई गलती है, लेकिन एक पॉलिसी अच्छी है, तो बजाय उसको बिल्कुल ख़त्म करने के उसमें वो बेहतरी लाने की कोशिश करें.
try to improve upon it. Well, that is the end of the third lecture, in which we discussed the models of public policy, and we said that there are in general 8 categories. We went through 4 of them. In the lecture we'll go through the remaining 4, and then we had the opportunity to study, go through Dr. Farooq Salim's article, a very interesting one, that introduced you to specific aspects of the policy, the ones that are observable, the ones that are not observable. Again, it's an example of bad policy making by the government. So hopefully you've enjoyed this video and taken quite a few lessons from the article that we discussed in this chapter. Till then, Allah Hafiz.